नमस्कार दोस्तों। 24 जून 2021 आज की तारीख, दिन बृहस्पतिवार। इकोनॉमी या अदर का टर्म होता है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी के अंतर्गत गरीबी के बारे में, निर्धनता के बारे में कुछ प्रश्न। 22 प्रश्न इस पे देखेंगे, 8 प्रश्न आज के करंट अफेयर पे देखेंगे। ये एक ऐसी क्लास होती है जहां पर ठोस मटेरियल आपको मिलता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो इसको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों से कुछ कहा था और वो चीज़ नहीं पूरी हुई, तब भी मैंने इसको शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि कम से कम स्ट्रेंथ 200 होनी चाहिए, तब मैं इसको चलाऊँगा। और स्ट्रेंथ खैर जितनी भी है, मैंने इसको स्टार्ट किया। अगले महीने की बारी आ रही है। मेरे ख्याल से अगर सब लोग इसको 5-5 लोगों को भी शेयर करेंगे तो ये कई सौ लोगों तक पहुँचेगा। क्लास अच्छी है, बेजोड़ कार्यक्रम है, तो आप लोग इतनी हेल्प हमारी टीम की कर सकते हैं कि इसको लोगों तक पहुंचा के। मैंने कई बार कहा आप लोग इसको अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर शर्म आती है कि पढ़ाई लिखाई की चीजें स्टेटस पे लगाना गुनाह है, हमेशा स्टेटस पे मोटिवेशनल या फिर डांस वाली चीजें या फिर कुछ शेरो शायरी ही लगनी चाहिए, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है, मैं उस पर आप पे दबाव नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन लोगों तक इसको शेयर आप जरूर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, रंगराजन समिति के अनुसार, इसी पे मैं फैसला लूंगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने भी टीम से कुछ वादा किया था और मैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं करूंगा क्या। रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाले लोगों को गरीब नहीं कहा जा सकता। पहला स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि सही है कि गलत है, उत्तर देते चलिएगा। और रंगराजन समिति के अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको जांचना है। तो पहला तो गलत है, क्योंकि 27 रुपए की ये रेखा नहीं है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में रंगराजन समिति ने 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये निर्धारित किए थे। और दूसरा है कि इन्होंने कहा था कि जनसंख्या जो है लगातार घट रही है, गरीबी रेखा से जो नीचे की जनसंख्या है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर गलत है, कोई भी सही यहाँ पर नहीं है। रंगराजन जो थे ये पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, आरबीआई के, और इन्होंने एक विशेषज्ञ समिति इनके अध्यक्षता में जब गठित की गई तो इन्होंने कहा कि 32 रुपये प्रतिदिन अगर कस्बों और शहरी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, और अगर कस्बों और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन कोई खर्च कर रहा है तो उसको गरीब नहीं कहा जाएगा। और ये जो रंगराजन समिति की रिपोर्ट है 2009-10 के 29.8% के मुकाबले 11-12 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या थी उसमें पाया गया कि 21.9% हो गई थी। मेंस में भी ये फैक्ट आप दे सकते हैं। तो बीपीएल यानी घट रहे थे, है ना। और 2004-5 के दौरान ये 37.2% थी, यानी कि 2004-5 से घटी 9-10 में, फिर 11-12 में। इस तरीके से ये आंकड़े जो हैं थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है, रागनर नर्वसे रागनर नर्वसे के अनुसार निर्धनता का मूल कारण क्या है। ये एक अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने निर्धनता का मूल कारण जो बताया कि मूल रूप से बेसिकली पूंजी का जो अभाव होता है वो निर्धनता का कारण होता है। रागनर नरसे जो है, इन्होंने कहा कि निर्धनता का मूल कारण पूंजी का अभाव है। अगर किसी को पूंजी दे दिया जाए तो वो व्यवसाय कर लेगा, पूंजी दे दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ जैसे ऐसा कर लेगा जिससे कि उसकी निर्धनता दूर हो जाएगी। तो पूंजी अगर नहीं है तो निर्धनता बनी रहेगी। और पूंजी का जो पूर्ति पक्ष है, अर्धविकसित देशों में पूंजी के अभाव से श्रम प्रधान परंपरागत तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे कुल उत्पादन न्यून होता है। यानी कि पूंजी का अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होना, ये घटना होगी, यानी कि उपलब्ध नहीं होगा, तो क्या होगा, लोग परंपरागत रूप से खेती भी करेंगे, परंपरागत रूप से अपने काम करेंगे, तो वो पिछड़े रहेंगे। ऐसी बात इन्होंने कही। बाकी ये जो गाथा है आप पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जो है उनमें कौन शामिल नहीं है। कई योजनाएं यहाँ पर दी हैं गरीबी उन्मूलन के लिए। गरीबी उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो योजनाएं सरकार ने चलाई, उसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नहीं थी। बाकी एनआरईपी और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, साथ में ये ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी योजना, ये सब गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई योजनाएं थी। ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी, ये एक फसल बीमा योजना है। और प्राकृतिक आपदा, कृमियों और रोगों के कारण अगर फसल नष्ट हो जाते हैं तो फसल के नष्ट होने पर बीमा कवरेज के रूप में कृषकों को यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में आय के वास्तविक वितरण को दर्शाने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज कर्व, इसका प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज कर्व जो दिखाता है वो अर्थव्यवस्था में जो आय का वास्तविक वितरण है उसको, तो ये बिल्कुल सही बात है।
लारेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के ज्यामितीय मान को गिनी गुणांक कहा जाता है। और जो गिनी गुणांक की बात आप सुनते हैं, ये लारेंज वक्र का ही मान होता है। लेकिन यहाँ पर जो लारेंज वक्र का मान है वो ज्यामितीय नहीं गणितीय मान होता है, तो ये दूसरा गलत है। देखिए कितना छोटा सा यहाँ पर वो किया गया है। तो पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा लारेंज वक्र के बारे में। और गिनी गुणांक यही है, इसका जो गणितीय मान है लारेंज वक्र के द्वारा जो दिखाया जाता है। लारेंज वक्र जो है ये बताता है कि असमानता घट रही है या बढ़ रही है। वहीं जो गिरी गुणांक है वो ये बताता है कि असमानता कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है ना। घट बढ़ तो वैसे ग्राफ देख के आप जान जाएंगे, लेकिन कितना है ये आप कुछ देखेंगे ना तो उसमें कुछ मान होगा तभी तो आप जान पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक को यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2010 में प्रकाशित किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बिल्कुल सही है। ये प्रश्न अभी भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सोचिएगा कि 2010 में हुआ था तो उस समय करंट था, आज तो ये ट्रेडिशनल प्रश्न में हो गया स्टैटिक जीके में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करता है। तीव्रता में हुआ होगा यहाँ पे, तो तीव्रता की माप जो करता है ये उपयुक्त नहीं है, मतलब तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में गरीबी सूचकांक को मापना हो तो सबसे उपयुक्त यही है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, बेरोजगारी का कौन सा रूप विकसित देशों में ज्यादा दिखाई पड़ता है। विकसित देशों में, जो डेवलप्ड कंट्री है जहां पे विकास हो चुका है, तो वहां पर जो मिलेगी आपको बेरोजगारी, वो कैसी मिलेगी। वहां पे जो बेरोजगारी मिलेगी वो साइक्लिकल बेरोजगारी मिलेगी, चक्रीय बेरोजगारी मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये विकसित देशों के बारे में बात हो रही है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये विकसित है या विकासशील है। तो जहां पे विकसित देश की बेरोजगारी की बात होगी तो वहां चक्रीय बेरोजगारी टिक कीजिएगा। होता यह है कि उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान या बाजार का जो परिवेश है उसमें परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में क्या होती है, गिरावट आ जाती है। जैसे वहां पे मंदी आ गई, अब ऐसी मंदी की स्थिति में वहां पे लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से, तो ऐसी जो गिरावट अल्पकालिक गिरावट आती है तो इससे चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये अल्पकालिक बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी के बारे में ये भी ध्यान रखिए, ये अल्पकालिक बेरोजगारी होती है, फिर जैसी स्थितियां सुधरेंगी ये समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के आकलन के लिए योजना आयोग ने 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया था। बिल्कुल सही है, 2005 में ही गठन हुआ था। और ये गठित हुआ था सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में, ये गरीबी के आकलन के लिए ये योजना आयोग के द्वारा गठित हुआ था एक समूह। भारत में गरीबी के आकलन के लिए 2014 में रंगराजन समिति का गठन हुआ था। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन रंगराजन जो समिति गठित की गई थी ये 2014 में नहीं की गई थी, ये भी आपको याद रखना होता है। ये 2012 में गठित की गई थी। सिविल सर्विसेज की तैयारी में सारा ठेका आपके पास है, कितने कुत्ते बिल्ली नए मिलेंगे सब आपको याद करना है, जितने भी सांप की प्रजातियां मिलेंगी वो भी आपको याद करना है। कोई गरीब हो रहा है कोई अमीर हो रहा है उसका आंकड़ा आपको रखना है, कोई फेमस हो रहा है उसका भी आंकड़ा आपको रखना है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। 2014 में इसने क्या किया था, रिपोर्ट सौंपी थी अपनी। योजना आयोग ने गरीबी आकलन के लिए 2005 में जो गठित किया तेंदुलकर समिति, और उसके रंगराजन समिति 2012 में, 14 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। और जो तेंदुलकर समिति इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 4 साल लगा दिए थे, इसने 2 ही साल लगाए। ठीक है, तो ये व्याख्या यहाँ पर दी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है। हंगर इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, ये करंट का मुद्दा है, लेकिन किसके द्वारा विकसित किया जाता है ये यहाँ पे स्टैटिक में हम डिस्कस करेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो इफ्री है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा विकसित किया जाता है। ऐसा सूचकांक जो क्या बताता है, क्षेत्रीय राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख की स्थिति को मापता है, उस पर नजर रखता है ना। तो इफ्री के द्वारा ये विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी मापन की विधियां हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सापेक्ष गरीबी मापन ही तो इसमें होता है। वक्र जो आप कोई बनाएंगे कोई गुणांक निकालेंगे तो इसमें सापेक्षता देखा जाता है कितनी गरीबी है ना। निरपेक्ष गरीबी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के कोपेनहेगन में आयोजित विकास सम्मेलन में परिभाषित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निरपेक्ष गरीबी को, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के कोपेनहेगन में आयोजित विकास सम्मेलन में परिभाषित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। तो लारेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी,
जो बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे भोजन, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, सूचना का अभाव, ये सब दर्शाती है। तो इसको कोपेनहेगन घोषणा पत्र के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल किया गया था और ये उसी में इसकी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है, कैसे निर्धारित करते हैं? तो यहाँ पर हम उपभोग व्यय, वार्षिक व्यय, आर्थिक विषमता क्या देखते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, उसको देख के हम भारत में गरीबी का निर्धारण करते हैं। आज़ादी जब भारत को मिली उस समय बहुत गरीबी थी यहाँ पे, और भारत में गरीबी का निर्धारण का आधार हमने उपभोग व्यय निर्धारित किया है। और आज़ादी के बाद प्रथम बार 1971 में एक फार्मूला, दांडेडकर रथ फार्मूला, याद रखिएगा, इसके आधार पर वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। जो अल्प विकसित देश हैं, जो पिछड़े कंट्रीज हैं, है ना, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है वहां पर, तो वहां पर क्या शिक्षा का अभाव है? शिक्षित हो जाए सब लोग तो तुरंत गरीबी समाप्त हो जाएगी? शिक्षा का नहीं। अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि वहां पे मुख्य कारण जो है अल्प विकसित देशों में गरीबी का, वो असमानता है आय की। बड़े जो मैंने क्या बताया था कि पूंजी की उपलब्धता ना होना। अब जैसे यहाँ पे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जिनके पास पैसा है बढ़ता ही चला जा रहा है, जिनके पास नहीं है तो उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षा का अभाव नहीं, आय की असमानता है। और अर्थशास्त्री रैगनर नेक्से ने कहा कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि एक दुष्चक्र है, फंसते चले जाते हैं। मान लीजिए कि कोई किसान है, अगर गरीब किसान है तो उसने एक बार फसल बोने के लिए कुछ ले लिया ऋण, उससे अपना बीज वगैरह ले आया, सिंचाई की व्यवस्था कर ली, बाद में जब उसको बेचा तो फसल जो हुई तो इतनी भी नहीं हुई कि वो पुराना जो उसने कर्ज लिया था वो चुके और उसके खाने भर का बचे। फिर से उसने लोन लिया उसी के लिए कि उस चक्कर से निकले, लेकिन उसी में फंसता चला जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा सही, दूसरा सही है और जो पहला है वो गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र में शिथिलता के दौरान मांग में कमी के कारण उत्पन्न अस्थायी बेरोजगारी होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि चक्रीय बेरोजगारी अगर मांग की कमी है तो उत्पन्न होगी, और मांग की कमी अगर समाप्त हो जाएगी, फिर से डिमांड होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। तो अस्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। तो पहला गलत है। और भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। अब कृषि क्षेत्र में पर्याप्त बेरोजगारी क्या पाई जाएगी? कृषि में ऐसा कोई अप डाउन ऐसा मिलेगा आपको? तो ये दूसरा गलत है। कृषि क्षेत्र में तो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र में क्या मिलेगी? प्रचंड बेरोजगारी मिलेगी, प्रचंड बेरोजगारी, है ना। जहाँ पे लोगों की कम जरूरत है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, है ना, वहां कम में भी काम हो सकता है लेकिन ज्यादा लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जिसमें लोग ऊपरी तौर पर रोजगार में लगे रहते हैं लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार में, मतलब उसमें रोजगार में लगे रहने की उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन अब एक ऐसी भी स्थिति होती है जो अदृश्य बेरोजगारी होती है। ऐसी स्थिति जब लोग ऊपरी तौर पर रोजगार में लगे हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार है या अल्प रोजगार है। ऊपर से तो दिखेगा इनके पास नौकरी है, तनख्वाह काट ली जा रही है, जैसे कोरोना में बहुत लोगों के साथ हुआ। तो उसको हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इस तरीके से चक्रीय बेरोजगारी आप जानते हैं, जब डिमांड कम होती है तब आती है, अस्थायी प्रकार की होती है, डिमांड फिर से आएगी तो फिर से वो समाप्त हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्री जो है वहां पे होता है, यूरोपियन कंट्रीज में। अगला जो प्रश्न है, एम भगवती समिति बेरोजगारी के आकलन के लिए गठित की गई थी, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी बेरोजगारी का एक प्रकार है। जब इसमें लगा है बेरोजगारी तो बेरोजगारी का तो प्रकार है, ये लोग शिक्षित हैं, आप लोगों में से सब शिक्षित ही हैं, कोई भी इनमें ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएट ना हो, कम से कम ग्रेजुएट ही हैं, बहुत सारे लोग उसमें पीजी भी है, पीएचडी भी करते हैं, लेकिन बेरोजगार है तो बेरोजगारी है, कोई दिक्कत नहीं। एम भगवती मतलब दिक्कत बेरोजगारी में है, इस स्टेटमेंट में नहीं। एम भगवती समिति बेरोजगारी के आकलन के लिए गठित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। एम भगवती समिति 1973 में गठित की गई थी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। 1973 में इसको गठित किया गया और इसमें प्रमुख जो बेरोजगारी के अनेक प्रकार इन्होंने बताए थे उस समय, इन्होंने चर्चा की थी। तो प्रचंड बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प रोजगार, शिक्षित बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। इसमें जो जो बताया जा चुका है वो तो आप जानते ही हैं। बाकी अल्प रोजगार, जब किसी को कुछ समय के लिए रोजगार मिले, जो शिक्षित हो रोजगार न मिले वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगी। मौसम के कारण, मतलब मौसम के कारण क्या, कभी मिले कभी रोजगार ना मिले, ऐसा होता नहीं है। दिहाड़ी मजदूर, उनको हमेशा नहीं मिलता। खेतीहर मजदूर जो होते हैं उनको हमेशा रोजगार नहीं मिलता। तो ऐसे ये सब शब्द आप अगर तोड़ेंगे तो आपको अर्थ पता चल जाएगा।
बेरोजगारी के आकलन के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बेरोजगारी के आकलन के लिए बहुत सारी समिति गठित की गई है, लेकिन इनमें से ये सच्चर और माधुरी नहीं, डॉक्टर एसपी गुप्ता समिति इसमें से थी। ठीक है ना? डॉक्टर एसपी गुप्ता जो समिति है, वो अभी हमने एक स्टेटमेंट में भी बात की थी, ये 1973 में गठित की गई, है ना? और इसने, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है, ये आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और श्रम शक्ति की पूर्ति में तीव्र वृद्धि होना, है ना? जनसंख्या खूब बढ़ रही है, तो जो श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति भी बढ़ रही है, यानी कि काम कम है, करने वाले ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति का धीमा होना, उस समय उन्होंने 73 में ये बात जब गठित की गई थी, तो उसमें ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन आज ये ऐसा नहीं है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का अपर्याप्त विकास, ये अभी भी विद्यमान है। और ग्रामीण श्रम शक्ति का शहरों की तरफ पलायन करना, गांव में काम न करके शहरों में लोग जाके रहते हैं, वहां काम करते हैं, अवसरों में पर्याप्त वृद्धि न हो पाना। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सब दूर हो रहा है, लेकिन एसपी गुप्ता समिति ने 1973 में ये बताया था। जब लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते, मतलब काम है लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, नहीं माना नहीं करेंगे, तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है उसको स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास काम होता है ना, लेकिन वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को चुनते हैं, कहते हैं जब खाना मिल रहा है तो क्या काम। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बेकार लोग होते हैं ये, है ना, बिल्कुल बेकार बेकार में पड़े रहते हैं, रोटी तोड़ते रहते हैं, है ना, खाएंगे आराम से पड़े रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे। खास करके जिनके पास है कुछ पुश्तैनी मिल गया है, वो लोग ऐसे होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक कानून है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जिसके तहत रोजगार प्राप्त करने की कानूनी गारंटी दी गई है। ये भी सही है, कानूनी गारंटी है। काम की गारंटी देने वाला ये अपनी तरीके का विश्व का दूसरा कार्यक्रम है, दूसरा बड़ा कार्यक्रम है, दूसरा कार्यक्रम है, ऐसा नहीं। ये पहला कार्यक्रम है विश्व स्तर पर जो इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देने के लिए स्टार्ट किया गया। तो दूसरा गलत है क्योंकि पहला कार्यक्रम है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो अगला जो ये प्रश्न है इसका उत्तर आपको बताना है। बहुत सरल सा प्रश्न है, कभी कभी डेट भी आपसे पूछता है। 2006 की बात है, 2 फरवरी, खैर सब में 2 फरवरी ही दिया है, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रनपाला मंडल पड़ता है, वहां पे बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से इसका प्रारंभ किया गया था, शुभारंभ किया गया था। तो ये था बंदनापल्ली ग्राम पंचायत, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश का, है ना, रनपाला मंडल। उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में हुआ करते थे। फिर इसको शुरू किया गया था, फिर अब तो सब कहीं ये लागू ही है। भारत में अल्प रोजगार निर्धनता का कारण है। भारत में ऐसा निर्धनता का कारण ये है अल्प रोजगार, कम समय के रोजगार का मिलना, बिल्कुल कारण है। अगर साल भर रोजगार नहीं मिल रहा है, लगातार रोजगार नहीं मिल रहा है, तो निर्धन हो ही जाएगा व्यक्ति। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी निर्धनता का प्रमुख कारण है। अब बताइए ये है कि नहीं है? भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो काम करने वाले ज्यादा और काम वैसे ही रहेगा, दबाव बढ़ेगा, तो ये क्या होगा? दूसरा भी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काम का दबाव नहीं बढ़ रहा है, काम करने वालों का दबाव बढ़ रहा है, ज्यादा काम करने वाले काम है ही नहीं है। अब स्थिति ऐसी यहाँ की भी हो गई, पढ़ाने वाले ज्यादा है, पढ़ने वाले कम है। ये यूट्यूब की भी स्थिति यही तो चल रही है, ऑनलाइन स्टडी की भी तो स्थिति यही चल रही है कि पढ़ने वाले कम है, पढ़ाने वाले ज्यादा है। अब ऐसे में क्या होगा? तब संख्या नहीं पूरी होती है, कार्यक्रम चलाना मुश्किल होता है। हम जो चाहते हैं उतनी क्वालिटी पहुंचाते हैं तो उसमें हमारा नुकसान होता है। इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप ये सारे काम, हाँ, सफलता का कल से प्रॉपर वे में हम आपसे बात करके स्टार्ट कर देंगे क्लास। वैसे भी उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब स्टार्ट हो गया है, वीडियोज उसमें पढ़ गए हैं, 3 4 क्लासेस, 3 क्लासेस हिस्ट्री में शायद हो गई है, 2 क्लासेज एक इंट्रोडक्शन और एक ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ब्रह्मांड को हमने 37 38 मिनट 50 मिनट में शायद उसको पूरा रिवाइज किया है। तो वो सब आप देखना चालू कर दीजिए जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी लोग जिनका मन हो वो ज्वाइन कर ले, कार्यक्रम अच्छा है। होगा ये कि कई बार आपको ये लगता है कि अरे हम ऐसे कर लेंगे, और उसमें क्या कराएंगे, सब ऐसे ही तो है, सब लूसेंट में पढ़ लेंगे, बुक्स है हमारे पास पढ़ लेंगे। कार्यक्रम होते हैं आपको पढ़ने का बहाना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास वैसा कुछ बेजोड़ सामग्री मैं दे दूंगा जो नहीं है आपके पास। आपके पास उससे अच्छी सामग्री हो सकती है, लेकिन आप तैयारी अगर करना चाह रहे हैं तो सफलता कार्यक्रम से आप जितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, बहाना आपको मिल जाएगा रोज पढ़ने का, रोज चैलेंज करने का, उतना अच्छा आपको वहां नहीं मिल पाएगा। अपने आप हो सकता है आप लापरवाही करें। तो ये 2,500 रुपये देके आपको बहाना कोई दे रहा है, तो हो सकता है, भगवान न करे ऐसी नौबत आए, जब साल भर बाद
कहीं आपका अटेम्प्ट खराब होगा तो आपको ये नहीं पछताना पड़ेगा कि 2,500-3,000 रुपए खर्च कर देते तो हम पढ़ लेते, 4 क्वेश्चन और सही हो जाते। इसलिए ये सब कार्यक्रम होते हैं। बाकी मटेरियल की कमी नहीं है, बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है बिल्कुल। बस पीने वाली जब बात आती है तो समुद्र नहीं पूरा करता है बिसलरी 20 रुपए का, वही बात है। योजना आयोग ने किस समिति की सिफारिशों को निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु स्वीकार किया? तो योजना आयोग जब हुआ करता था, तो समाप्ति हो गया, तो उसने लकड़ावाला समिति 1973-74 में के मतलब ईस्वी के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 रुपये 9 पैसे और नगरीय क्षेत्रों के लिए 56 रुपये 64 पैसे का निर्धारण किया था इसने। और 11 मार्च 1997 की बात है, 11 मार्च 1997 को ये काम हो रहा है, लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया जा रहा है, आधार बनाया जा रहा है, और इसमें जो मूल्य का आधार है 73-74 का। सोचिए गवर्नमेंट क्या करती रहती है। तो इस आधार पर उसने निर्धनता रेखा के लिए इनका जो सिफारिश थी इनकी लकड़ावाला समिति की, विशेषज्ञ पैनल था, तो उसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में 2400 कैलोरी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पहले ये प्रश्न को पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है, मेंस में आप लिखने में इसका उपयोग कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में 2100 कैलोरी होना चाहिए। यहाँ का व्यक्ति जो है वो शारीरिक श्रम कम करता है तो चलेगा, 2100 में भी उसका काम चलेगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जो कैलोरी की मात्रा है उसके आधार पर भी किया जाता है अभी भी, लेकिन ये सब थोड़े से पुराने आउटडेटेड चीजें हो गई हैं, पूछी जाती हैं आपसे, परीक्षा के लिए आउटडेटेड नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो एक व्यक्ति के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 का। अगला जो प्रश्न है, किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रतिवर्ष जितनी न्यूनतम आय चाहिए वह धन गरीबी की रेखा कहलाती है। मतलब गरीबी रेखा का निर्धारण उस धन के आधार पर करते हैं जो प्रतिवर्ष चाहिए। पहला ये गलत है, क्यों गलत है आप सोचिए। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण व्यक्ति की प्रतिदिन की कैलोरी मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट सही है। प्रतिदिन की कैलोरी मात्रा के आधार पर जो 2100-2400 की बात हमने की, शहरों में 2100-2400, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो सही है। तो दूसरा तो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रतिवर्ष नहीं, प्रति माह की बात यहाँ पर की जाती है। प्रति माह जितनी न्यूनतम आय होती है, जो चाहिए न्यूनतम आय, वो प्रति माह निकाली जाती है, तब गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये बात होती है किसकी, प्रति माह की बात होती है भारत में, और ये कैलोरी की मात्रा से निर्धारण होता है, ये भी सही है। अगला जो प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय से जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को न पूरा कर पाना निर्धनता है। यही निर्धनता है ही है कि वो कमाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, वही गरीब है। गरीबी को खाने कपड़े से जोड़ने के बजाय यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप करिए, रिलेट करिए, तो आपको रियल परिभाषा उसकी मिलेगी। आप अपने बच्चे को अपने घर में भाई बहन जो आपके घर के हैं उनको सुविधाएं देना चाहते हैं, खुद अच्छा पहनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कोशिशों में लगे हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, तो वो निर्धन है। जब समाज का एक बहुत बड़ा भाग केवल निर्वाह स्तर पर ही गुजारा करता है तो इसे व्यापक निर्धनता या मास पॉवर्टी कहा जाता है। बिल्कुल सही है ना, व्यापक निर्धनता। जब बहुत बड़ा एक आपको ग्रुप मिलेगा, एक समूह मिलेगा, एक बड़ा भाग मिलेगा जो ऐसा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मास पॉवर्टी की भी बात जो की गई है और बाकी निर्धनता की जो बात की गई कि न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को वो ना पूरा कर पाए, है ना। तो अब न्यूनतम की परिभाषा क्या है, इतनी देर से आप सोच रहे होंगे कि निर्धनता मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की बात है, लेकिन अब मुझे ये लगने लगता है कई बार बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं और नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। आप बहुत अच्छा पहनना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जब एक भौतिकवाद इसमें आ जाएगा तब तो वो भाई फैशन की बात आ जाएगी या स्टेटस की बात आ जाएगी, लेकिन वहां फीस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मूलभूत जो जरूरतें हैं। अच्छा का मतलब ये हमेशा तुरंत ये मत चले जाइएगा कि चिरागदीन की शर्ट पहनना है ना, एलन सोली से नीचे नहीं पहनना है ब्रांड, या आपको वुडलैंड के नीचे या कोई भी जो ब्रांड आपको ऐसा भा रहा है कि वो बड़ा अच्छा ब्रांड है उससे नीचे, उसकी बात नहीं हो रहा है। आईफोन का यूज करना ये नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो निर्धनता नहीं होगी, मूलभूत आवश्यकता है। ये एक शब्द होना चाहिए इसमें, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो करंट का है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य चौथा बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है? चौथा बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है राजस्थान का, और भारत का ये कौन सा होगा? ये 52वां होगा, और इसका नाम है का क्या नाम है? रामगढ़ बिजदारी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका नाम का है रामगढ़ बिजदारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नाम है इसका। ठीक है,
तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है एनटीसीए, उसने अभी घोषणा की है कि इसको जो है ये चौथा टाइगर रिजर्व हम बनाएंगे राजस्थान में। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। उस दिन भी हम इसको डिस्कस करेंगे अगले महीने के डेली 30 में। हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के दुर्लभ जंगली सुअर पिग्मी हॉग को छोड़ा गया था। क्या ये सही है? दुर्लभ है ये पिग्मी हॉग, विश्व स्तर पे दुर्लभ है, बिल्कुल सही है। पिग्मी हॉग के संरक्षण की शुरुआत प्रसिद्ध प्रकृतिवादी गेराल्ड ड्यूरेल और उनके ट्रस्ट के द्वारा 1971 में की गई। ये भी बात सही है। अगर ये चर्चा में है तो इनकी बात भी आपको याद रखना चाहिए, मतलब इनके बारे में भी थोड़ा याद रखना चाहिए, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मानस, इसमें छोड़ा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पिग्मी हॉग के संरक्षण की शुरुआत इन्होंने किया था, प्रकृतिवादी थे हेराल्ड ड्यूरेल। पिग्मी हॉग के बारे में बात करें तो ये वो गिने चुने स्तनधारियों में शामिल किया जाता है जो एक छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं। आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं। पूर्व में हिमालय की तलहटी, नेपाल के तराई क्षेत्र और बंगाल के द्वार क्षेत्रों में भी ये मिलते हैं। उत्तर प्रदेश से असम तक लंबे और गीले घास के मैदानों की ये संकीर्ण पट्टी में पाए जाते हैं और वर्तमान में मुख्य रूप से ये असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्रेस्ट मिशन लॉन्च किया है जो नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में नेतृत्व प्रदान करेगा? तो यह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने जो ये नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में नेतृत्व के लिए ये सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, क्रेस्ट, CREST को जो लॉन्च किया है, ये विश्व स्तर पर अनुसंधान के अग्रणी केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से शुरू किया गया है ना? जो भी स्टार्टअप हैं, जो भी इनोवेटर हैं, जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो उद्यमिता कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उद्यमिता के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, उन सबकी हेल्प करने के लिए ऐसा किया गया है। हाल ही में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका जो आयोजन किया गया वो आयोजन हुआ इटली में। ठीक है, इटली में इसका आयोजन किया गया। G20 में जो देश शामिल हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी है, इसको याद करिएगा, तो PDF आपको मिलेगा। और G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो बैठक इटली में हुई है, भारत का प्रतिनिधित्व संजय धोत्रे और संतोष गंगवार ने किया। राज्य शिक्षा मंत्री हैं संजय धोत्रे, इन्होंने और संतोष गंगवार ने किया है। लिस्ट ये याद करिएगा, रिवाइज करते रहा करिए, कभी कभी प्रश्न मिल जाते हैं। नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? चर्चा में बना रहता है, इंपॉर्टेंट है। ये काम कर रहा है मंगल का मिशन है ना ये, तो छोटा सा ये रोबोटिक हेलीकॉप्टर है और ये मंगल ग्रह पर काम कर रहा है। और एक और मतलब हेलीकॉप्टर ने एक और नए स्थान पर उतरने के लिए अपनी 8वीं उड़ान इसने पूरी की है। इंजेनिटी ने 160 मीटर दक्षिण में एक नए स्थान की उड़ान भरी है, इसलिए ये फिर से चर्चा में आया है। नासा का ये अंतरिक्ष मिशन है, नासा का ही तो है, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसी का ये मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे ज्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती हैं? एक अध्ययन, किस नहीं, एक अध्ययन किया गया, उसमें पाया गया कि कोलंबिया में विश्व की सबसे ज्यादा तितलियां जो है वो उनकी किस्म पाई जाती है, प्रजातियां उनकी पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है दुनिया में सबसे ज्यादा। 20 प्रजातियों की तितलियां दक्षिण अमेरिका देश में सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग क्या है 20, ये गलत है, 20% यहाँ पे होना है, 20 प्रकार नहीं, 200 से अधिक प्रजातियों की पाई जाती है, ये सही है, 200 से अधिक प्रजातियों की। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण में स्थित एक देश है और देश की राजधानी क्या है? बोगोटा है। और फिर और इसकी सीमा किससे मिलती है? ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, कैरिबियन सागर और पनामा, है ना, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये सब सीमा मिलती है। और दुनिया का 26वां और दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का चौथा बड़ा देश है कोलंबिया। ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? कौन सा देश है? गेस करिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये भारत ने ही किया है ना? हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम भारत ने ही लॉन्च किया है और इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC की ग्रीन स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। और ये जो ये रेटिंग प्रणाली जो है, ये हाई स्पीड रेल स्टेशनों को संचालन के दौरान ऊर्जा कुशल अवधारणाओं को लागू करने में क्या करेगी? सक्षम बनाएगी, इनेबल करेगी, ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अगर जुलाई में ये कार्यक्रम आप चाहते हैं तो फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और जुलाई का मैं पैनल बनाया दे रहा हूं, उसको समय रहते ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि उसमें बाधा कोई ना आए, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, पैसे तो वो जमा होने वो है ही है, उसके फिर काम बढ़ जाते हैं, तो मैं और काम कैसे करूंगा। तो मैं उसका पैनल बना दूंगा, जिससे कि पहले से ही आप लोग करते रहे, ऐड होते रहे उसमें, ठीक है। और जिन लोगों को कोई समस्या होगी वो कॉल भी कर लेंगे। तो मैं मंडे को ये पैनल लॉन्च कर दूंगा, आज अभी शुक्रवार है, मंडे या संडे में मैं कर दूंगा, जैसा भी होगा। संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, अभी तक का जितना पढ़ाया गया है वो सब रिवाइज किया जाएगा, देखे रहिएगा। एडल गिव ह्यूरोन फिलान्थ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी की सूची में कौन सा व्यक्ति पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे, कौन से व्यक्ति थे। ये एक सूची जारी की गई है और इसमें नाम है जमशेद जी टाटा का, पिछली सदी के सबसे दानी व्यक्ति। टाटा जो इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्री के ये क्या है, संस्थापक है ना, टाटा के ये संस्थापक हैं। और इन्होंने, जमशेद जी टाटा जो है, इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील वर्क टिस्को की स्थापना की थी। टाटा स्टील के नाम से अब इसको जाना जाता है, पहले इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी, अब इसको टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। मुंबई में इसका मुख्यालय है, 1868 में स्थापना इन्होंने कर दी थी। 1904 में जब इनकी मृत्यु हुई, उसके पहले काफी कुछ ये कर चुके थे भारत में उद्योग के क्षेत्र में। भारतीय उद्योग का जनक इनको कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनके लिए एक मतलब बोला था कि वन मैन प्लानिंग कमीशन है, यानी कि इनकी 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 जो क्षमता थी, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था दुनिया भर में, कि जवाहरलाल नेहरू इनको ये कहते थे, ठीक है ना। और ये है कौन, अभी जो टाटा है उनके पापा हैं, ये अभी जो टाटा है उनके पापा हैं, क्या ये सही बात है, बताइएगा। जमशेद जी जो टाटा है, वो अभी जो टाटा है, रतन टाटा, उनके पापा हैं कि बाबा हैं, जरा बताइएगा। ये कमेंट में आप करके कमेंट करके बता सकते हैं, यूट्यूब पे कर देख रहे हैं, ऐप पे देख रहे हैं तो आप ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको कार्यक्रम, बाकी सफलता से आप जुड़े, और कल से वो स्टार्ट हो रहा है।